डीएवी क्लास 7 के साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेने वाले हैं। इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा और वहीं पर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। पार्ट 1 को आप जरूर देख लीजिएगा ताकि ये पूरा चैप्टर आपका अच्छे से कवर हो जाए। अब आपको डीएवी गुरु पर हर क्लास और हर सब्जेक्ट का वीडियोस मिल जाएगा। उनको देखने के लिए सिंपली आपको यूट्यूब पर डीएवी गुरु सर्च करना है। सबसे ऊपर आपको चैनल मिल जाएगा। चैनल को ओपन करने के बाद आपको प्लेलिस्ट ओपन करना है और वहां पर आपको हर क्लास का अलग अलग कैटेगरीज मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको हर सब्जेक्ट का फोल्डर दिख जाएगा। यहाँ से आप अपने क्लास के किसी भी चैप्टर के वीडियो को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर डेली नए वीडियोस भी ऐड होते रहते हैं, तो अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी क्लास हो उसका एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इससे पहले कि हम लोग पढ़ना शुरू करें, जल्दी से ब्रेन मैपिंग कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि कौन कौन सा टॉपिक अभी बचा हुआ है। पार्ट 1 में हमने यहाँ तक के सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था, ये सब आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा और आज की क्लास में हम लोग ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ये पूरा चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। आज जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। चैप्टर नंबर 3 जब हम आपको पढ़ाए थे तो वहाँ पर आपको याद होगा कि हम लोग अलग अलग टाइप के रिएक्शंस के बारे में पढ़े थे और उसमें एक ये भी था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बारे में हम लोग क्या देखे थे कि जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसके कारण से सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिटेल में तो पढ़ेंगे ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि किस किस टाइप के सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब जब एसिड और बेस में रिएक्शन होता है उसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। व्हेन सच रिएक्शन टेक्स प्लेस, जब ऐसा रिएक्शन होगा वाटर एंड सॉल्ट्स आर फॉर्म, तो उसके कारण से वाटर का फॉर्मेशन होगा और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन द एसिड एंड द बेस कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं, इसीलिए हम लोग इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं एक्टिविटी नंबर 3 के थ्रू। हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक होता है या बेसिक होता है तो वो लिटमस के कलर को चेंज कर देता है और इसी छोटे से प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक बीकर लेना है और उस बीकर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालना है जो कि कलरलेस होता है, इसका कोई भी रंग नहीं होता है। उसके बाद हम लोग ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लेंगे और उसका कुछ बूंद इसमें मिलाएंगे। अब देखिए टेक्निकली अगर कोई कलरलेस सब्सटेंस है जिसका कोई भी रंग नहीं है और उसमें हम लोग कोई ब्लू कलर का चीज़ मिलाएंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जैसे हम लोग ब्लू कलर का बूंद गिराएंगे ना, लिटमस का बूंद गिराएंगे, वो रेड हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर एक एसिडिक सब्सटेंस पहले से है जिसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम लोग बोल सकते हैं कि जब तक इसका कलर रेड रहेगा ना तब तक ये एसिडिक रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़े वही चीज़ हम लोग करके देखेंगे। हम लोग इस एसिड में बेस को मिलाएंगे और यहाँ पर हम लोग बेस के तरह किसको यूज़ कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कुछ बूंद हम लोग इसमें डालेंगे धीरे धीरे और इसको शेक करेंगे, इसको हिलाएंगे ताकि ये अच्छे से इसमें घुलने लगे। एक समय ऐसा आएगा कि इसका कलर जो है ना रेड से बदलकर ब्लू हो जाएगा। इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि ये जो सब्सटेंस पहले एसिडिक था ना, ये अब एसिडिक नहीं रहा। तभी तो इसका कलर जो है रेड से बदलकर ब्लू हो गया ना, क्योंकि एसिडिक जब तक था, जब तक रहता ये एसिडिक, तब तक इसका कलर रेड होना चाहिए था। तो इस एक्टिविटी से हम लोग ये सीखे कि अगर हम लोग एक एसिड को एक बेस के साथ मिला दें, दोनों का रिएक्शन करवा दें, तो जो सब्सटेंस हम लोग को मिलेगा ना वो ना ही एसिडिक रहेगा ना ही वो बेसिक रहेगा, मतलब दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। अब देखिए यहाँ पर डू में बताया गया है कि इसी टाइप का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कभी कभी हमारे बॉडी के अंदर भी हमें करवाना होता है। आपको पता होगा कि हमारे बॉडी के अंदर हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, खाना को पचाने में हेल्प करता है। और अगर कभी इस वाले एसिड का मात्रा बढ़ जाता है ना हमारे पेट में, तो उसके कारण से हमें अनईजीनेस फील होता है, हमें अच्छा फील नहीं होता है,
नौसिया हो सकता है, मतलब आपका जी मचलेगा, आपको चक्कर आएगा, और पेन भी हो सकता है, मतलब आपको दर्द भी हो सकता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग मेडिसिन लेते हैं जिसको हम लोग एंटाएसिड बोलते हैं, क्योंकि हमारे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग को एसिड का जस्ट अपोजिट चीज चाहिए, इसीलिए हम लोग इसका नाम दिए हैं एंटाएसिड। ये जो है ना माइल्ड बेस होता है। माइल्ड बेस कहने का मतलब हुआ कि वीक बेस। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस खा लेंगे, कोई मेडिसिन ऐसा खा लेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो वो क्या करेगा, हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना उसको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देगा। उसके बाद हमारे पेट में खाना ही नहीं पचेगा। इसीलिए हम लोग एक माइल्ड बेस सब्सटेंस लेते हैं दवाई के रूप में, और वो हमारे पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, और हमारे पेट में जो एक्सेस एसिड बन चुका था ना उसको वो कम कर देता है, जिससे हमें आराम मिलता है। यहाँ पर देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का 3 एग्जाम्पल भी दिया गया है जिसको आपको याद रखना है। अगर आप एग्जाम में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिफाइन करके एग्जाम्पल भी लिखते हैं तो आपको अच्छा मार्क मिलेगा। यहाँ पर देखिए एक बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है। बेस कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और एसिड कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब इसको रिएक्ट करवाया गया ना तो सोडियम क्लोराइड मिला जो कि एक सॉल्ट है, इसको हम लोग घर में खाने के लिए यूज़ करते हैं, और प्लस वाटर का फॉर्मेशन हुआ H2O। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर दूसरा रिएक्शन भी देख सकते हैं। यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किया गया है, किसके साथ रिएक्ट करवाया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया गया है। ये बेस है और ये एसिड है। जब इन दोनों को रिएक्ट करवाया गया तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर जो सॉल्ट बना है ना उसका नाम है पोटेशियम सल्फेट, और इसको हम लोग घर में खाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। सॉल्ट भी एक ही तरह का नहीं होता है। सॉल्ट मतलब ये नहीं हुआ कि आपके घर में जो यूज़ होता है खाने के लिए बस वही सॉल्ट है। उसके अलावा बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, अलग अलग टाइप के सॉल्ट होते हैं, आगे हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या यूज़ हुआ है, बेस के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हुआ है, और एसिड के रूप में नाइट्रिक एसिड यूज़ हुआ है। जब दोनों का रिएक्शन हुआ तो यहाँ पर भी एक सॉल्ट बना है प्लस वाटर बना है, लेकिन यहाँ पर कोई दूसरा सॉल्ट है, और इस सॉल्ट का नाम क्या है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, और प्लस वाटर। वाटर तो बचपन से वाटर ही है, H2O सब जगह वही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सॉल्ट अलग अलग प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है नेमिंग ऑफ सॉल्ट्स, मतलब सॉल्ट्स का नाम हम लोग कैसे रखते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम लोग समझेंगे। अभी जो हम लोग 3 एग्जाम्पल्स देखे थे जिसमें कि पहला था सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर देखिए क्लोराइड का यूज़ हुआ है। दूसरा है पोटेशियम सल्फेट, यहाँ पर सल्फेट का यूज़ हुआ है। और एक तीसरा सॉल्ट है मैग्नीशियम नाइट्रेट, यहाँ पर नाइट्रेट का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर इन सब वर्ड्स का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, किस हिसाब से करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर क्यों नहीं लिख दिए, इसको यहाँ पर क्यों नहीं लिख दिए, इसी के बारे में इस वाले टॉपिक के अंदर में हम लोग को समझना है। तो सॉल्ट्स जो है ना अलग अलग टाइप का हो सकता है, और वो उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा एसिड यूज़ किया गया है उस सॉल्ट के फॉर्मेशन के लिए। अभी हम लोग क्या देखें कि सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होता है, जब हम लोग एसिड और बेस को मिलाते हैं, दोनों के बीच में रिएक्शन होता है, उसके बाद सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो एसिड कौन सा है, हम लोग कौन सा एसिड यूज़ कर रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, उसी पर डिपेंड करता है कि सॉल्ट का नाम क्या पड़ेगा। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर पहला एग्जाम्पल, अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, जिसको हम लोग H2SO4 लिखते हैं, तो उसके बाद जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा ना उसका नेमिंग जब हम लोग करेंगे तो उसमें सल्फेट इस्तेमाल करेंगे। उसी तरीके से अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं तो उसके बाद जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा उसका नाम में क्लोराइड लगेगा। उसी तरीके से अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड यूज़ करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं तो उसके बाद जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा उसका नाम में नाइट्रेट लगेगा। उसी तरह से अगर हम लोग सल्फ्यूरस एसिड को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बनाए तो उसका सॉल्ट का नाम में क्या लगेगा, सल्फाइट लगेगा। अगर हम लोग कार्बोनिक एसिड को यूज़ करेंगे तो उसका नाम में जो सॉल्ट का प्रोडक्शन होगा उसके नाम में कार्बोनेट लगेगा। अगर हम लोग एसिटिक एसिड यूज़ करेंगे तो उससे जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा उस सॉल्ट के नाम में एसीटेट लगेगा। इसको याद रखना भी बहुत आसान है। आप यहाँ पर देख लीजिए कि इन सब का नेम मैच करता है। सल्फ्यूरिक से सल्फेट बना, हाइड्रोक्लोरिक से क्लोराइड बना, नाइट्रिक से नाइट्रेट बना, सल्फ्यूरस से सल्फाइड्स बना, कार्बोनिक से कार्बोनेट बना, और एसिटिक से एसीटेट बना। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। एक सॉल्ट है जिसका नाम है CaSO4। इस सॉल्ट का नाम क्या होगा, कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे? तो ये जो सॉल्ट है ना किससे बना है, कौन से एसिड से बना है वो हम लोग को देखना पड़ेगा। ये जो सॉल्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम के बेस और सल्फ्यूरिक एसिड नाम के एसिड से मिलने के बाद बना है। दोनों के बीच में जब रिएक्शन हुआ उसके बाद ये सॉल्ट बना है। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड के कारण जो सॉल्ट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर है
सल्फ्यूरिक एसिड से जो सॉल्ट बनता है उसको हम लोग सल्फेट बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए कैल्शियम है, Ca है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। उसी तरह से एक और सॉल्ट है NaNO3, तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर देखिए Na है मतलब सोडियम, और NO3 किस में है, यहाँ पर देखिए NO3 है मतलब नाइट्रेट इसमें लगेगा, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। एक और सॉल्ट है NaCl, इसको हम लोग घर में यूज़ करते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, Na मतलब सोडियम, और Cl किस में है, इसमें है देखिए, तो यहाँ पर सोडियम के साथ हम लोग क्लोराइड यूज़ करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। एक और सॉल्ट है Na2SO3, इसका नाम कैसे हम लोग लिखेंगे, Na मतलब होता है सोडियम, और SO3 देखिए किस में है, यहाँ पर है SO3, मतलब ये सल्फ्यूरस एसिड से बना है, तो इसके नाम में हम लोग सल्फाइट यूज़ करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फाइड। Na2CO3 का हम लोग क्या नाम बोलेंगे, यहाँ पर भी Na है मतलब सोडियम है, और CO3 देखिए यहाँ पर है, मतलब ये कार्बोनिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट है, तो इसका नाम में हम लोग कार्बोनेट यूज़ करेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, जो कि यहाँ पर लिखा है। एक और सॉल्ट यहाँ पर है जिसका फॉर्मूला है CH3COONA, इसके फॉर्मूला में देखिए CH3COO, जो कि यहाँ पर भी दिख रहा है हम लोग को, मतलब ये सॉल्ट एसिटिक एसिड से बना हुआ है, तो इसके नाम में हम लोग को एसीटेट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा कि इसके साथ है क्या, इसके साथ सोडियम है, मतलब Na लगा हुआ है तो सोडियम है, तो इसके नाम में हम लोग लिखेंगे सोडियम एसीटेट, ये इसका नाम हो जाएगा। आपके एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो आपसे फॉर्मूला देकर नाम पूछ लिया जाएगा, या आपको नाम ही देकर फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, इसलिए आप इन सबको याद रख लीजिएगा। और ये सब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं सबको यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए अगले सब टॉपिक पे आते हैं, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के गुण क्या क्या है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग को जानना है। सॉल्ट का टोटल 3 प्रॉपर्टीज़ है, और तीनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, आप इन तीनों को याद कर लीजिए अच्छे से समझ के। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, सॉल्ट्स आर फॉर्म थ्रू रिएक्शंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसेस। हम लोग शुरू में ही पढ़े जब हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखे थे, कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तभी सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इसी हिसाब से कि एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, और यही पहला प्रॉपर्टी कहलाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब ज़्यादातर जो सॉल्ट होता है ना वो वाटर में आसानी से घुल जाता है, ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। घर में भी हम लोग जो सॉल्ट यूज़ करते हैं पानी में घुल सकता है, और उसी तरीके से बाकी दूसरे सॉल्ट भी होते हैं ना, वो भी पानी में आसानी से घुल सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है सॉल्ट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट, मतलब अगर सॉल्ट सॉलिड स्टेट में है ना तो वो अपने से होकर करंट को फ्लो करने नहीं देता है। हाउएवर मोल्टेन सॉल्ट एंड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अगर सॉल्ट पिघला हो ना, या अगर हम लोग उसको पानी में मिला दें तो वो करंट को फ्लो करवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सॉल्ट का एक क्रिस्टल ले लें तो उससे होकर अगर हम लोग करंट फ्लो करवाएंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन अगर उसी सॉल्ट के क्रिस्टल को अगर हम लोग पानी में घोल दें तो उससे अगर हम लोग करंट फ्लो करवाएंगे तो करंट फ्लो करेगा, दूसरे एंड पर हम लोग को करंट फील होगा। सॉल्ट का जो तीसरा प्रॉपर्टी था उसको और अच्छे से समझने के लिए एक्टिविटी नंबर 4 में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया गया है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक बल्ब लेना है और उसका एक टर्मिनल को बैटरी से कनेक्ट कर देना है, और उसके दूसरे टर्मिनल को वाटर के थ्रू बैटरी से कनेक्ट कर देना है। हम लोग को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करना है, वाटर के थ्रू कनेक्ट करना है। अगर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने देगा तभी बल्ब जलेगा, और अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने नहीं देगा तो ये जो बल्ब है वो नहीं जलेगा, सिंपल सी बात है। तो अगर हम लोग यहाँ पर सिंपल वाटर रखें ना, नॉर्मल वाटर जो कि हम लोग घर में पीते हैं, तो ये बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि नॉर्मल वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने नहीं देता है। और अगर हम लोग इसमें सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, जिसको हम लोग खाने वाला नमक बोलते हैं, अगर इसमें हम लोग नमक मिला दें, सॉल्ट मिला दें, तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा और ये बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। और इससे ये प्रूव हो जाता है कि अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड को यानी कि अगर हम लोग सॉल्ट को वाटर में घोल दें तो सॉल्ट जो है ना वो करंट को फ्लो करने देता है। सॉल्ट जो है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ भी आप कर सकते हैं, अगर आप इन दोनों टर्मिनल को एक सॉल्ट के क्रिस्टल के थ्रू जोड़ दें तो क्या होगा, ये जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो सॉलिड क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने नहीं देता है। हमने सॉल्ट के तीनों प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब चलिए हमारे अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट को हम लोग मेनली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है न्यूट्रल सॉल्ट, एक है एसिडिक सॉल्ट और एक है बेसिक सॉल्ट। अब हम लोग तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि किसको हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट बोलेंगे,
कैसे सॉल्ट को हम लोग एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे और कैसे सॉल्ट को हम लोग बेसिक सॉल्ट बोलेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है। न्यूट्रल सॉल्ट हम लोग ऐसे सॉल्ट को बोलेंगे जो कि ना ही एसिडिक हो ना ही वो बेसिक हो। ऐसा सॉल्ट बनता कैसे है, अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा ना, उसके बाद जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। एक और तरीके से न्यूट्रल सॉल्ट बन सकता है, अगर हम लोग वीक एसिड और वीक बेस को रिएक्ट करवाएंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। इन दोनों केस में आप देखिए कि दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों का जो पावर है इक्वल है। ये स्ट्रॉन्ग है तो ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है तो ये भी वीक है, तो दोनों एक दूसरे के पावर को कैंसिल कर देगा, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा और उसके बाद जो सॉल्ट बनेगा ना वो न्यूट्रल होगा। वही उसका डेफिनेशन में भी लिखा है, सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, उसी सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आर न्यूट्रल सॉल्ट। उसी सॉल्ट को हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं। इसको हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस आर न्यूट्रल सॉल्ट। हम लोग दोनों तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ही तरीके से दिया गया है, जो आपको मन हो आप याद कर लीजिएगा। सॉल्यूशन ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्ट इन वाटर इज न्यूट्रल। मतलब अगर हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट को लेकर वाटर में मिला दें तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी न्यूट्रल होगा, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्ट है, वाटर भी न्यूट्रल ही है, दोनों को मिक्स किए तो जो सॉल्यूशन बना वो भी तो न्यूट्रल ही होगा ना, सिंपल सी बात है। इट इज़ नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। ये जो सॉल्यूशन बनता है वो एसिडिक भी नहीं होता है और बेसिक भी नहीं होता है। हेंस सच अ सॉल्ट सॉल्यूशन डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द लिटमस पेपर। इसीलिए ये जो सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे ना, ये लिटमस के कलर को चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिटमस का कलर कौन चेंज कर सकता है, ऐसा सब्सटेंस जो कि एसिडिक हो या बेसिक हो, वही सिर्फ लिटमस के कलर को चेंज कर सकता है। एक न्यूट्रल सॉल्यूशन या न्यूट्रल सब्सटेंस कभी भी लिटमस के कलर को चेंज नहीं करता है। न्यूट्रल सॉल्ट का बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर दिया गया है, 2-3 आप याद रखिएगा। सबसे पहला एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, जो कि हम लोग घर पे खाने के लिए यूज़ करते हैं। NaCl इज अ न्यूट्रल सॉल्ट एज इट इज़ फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये जो सोडियम क्लोराइड है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि HCl है और स्ट्रॉन्ग बेस जो कि NaOH है, इनके मिलने से बनता है। इनके बीच में जब रिएक्शन होता है तब बनता है, इसीलिए ये क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है। इसके अलावा और भी न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं, जैसे कि KCl हो गया, KNO3 हो गया, Na2SO4 हो गया। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हो गए आपके न्यूट्रल सॉल्ट के, आप याद रखिएगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल में देखें कि सोडियम क्लोराइड जो है ना, NaCl जो है, वो क्या है, एक न्यूट्रल सॉल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे अगर हम लोग एक सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो सॉल्यूशन ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, सिंपल सी बात है। और अगर ये सॉल्यूशन एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लिटमस के कलर को चेंज नहीं कर पाएगा। उसी चीज़ को यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 5 में हम लोग शो कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली हम लोग को एक कंटेनर लेना है जिसको हम लोग पेट्री डिश बोलते हैं, और इसमें हम लोग को सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाल लेना है। उसके बाद हम लोग को एक लिटमस पेपर चाहिए, जिससे कि हम लोग चेक कर पाएंगे कि कहीं ये सब्सटेंस एसिडिक या बेसिक तो नहीं है। तो जब हम लोग इसमें लिटमस पेपर डालेंगे ना, तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो सॉल्यूशन है ना सोडियम क्लोराइड का, ये ना ही एसिडिक है, ये एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है। अगर एसिडिक या बेसिक होता तो डेफिनेटली इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता। सॉल्ट का अगला जो कैटेगरी है वो है एसिडिक सॉल्ट। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये कुछ ऐसा सॉल्ट होगा जिसमें कि एसिड वाला प्रॉपर्टी होगा। अब देखिए ऐसा सॉल्ट कैसे बनता होगा, हम लोग क्या जानते हैं, सॉल्ट कैसे बनता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये जो सॉल्ट है इसमें हमें एसिड वाला प्रॉपर्टी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एसिड हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा होगा, और ये जो बेस यूज़ कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पर, ये वीक रहा होगा, कमज़ोर रहा होगा। इसी कारण से ये जो वीक बेस है ये इसके इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर पाया, और इसका इफेक्ट जो है ना हम लोग को सॉल्ट में देखने को मिल रहा है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है ना, तो जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है वो सॉल्ट एसिडिक होता है। सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, मतलब एक मजबूत एसिड, बहुत ही पावरफुल एसिड, और एक वीक बेस मतलब कमजोर बेस का जब रिएक्शन होता है, उसके बाद जो सॉल्ट बनता है ना, उसी को हम लोग एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ एन एसिडिक सॉल्ट इन वाटर इज एसिडिक। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग वाटर में एसिडिक सॉल्ट को मिलाएंगे तो वाटर भी एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि वाटर पहले से कुछ भी नहीं होता है। वाटर ना एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, उसमें जो हम लोग मिलाएंगे वाटर भी उसी तरीके का हो जाएगा ना,
हम लोग एसिड मिलाएंगे तो वो भी एसिडिक हो जाएगा। डेट इज इट वुड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। और इस कारण से हम लोग जानते हैं कि एसिड क्या करता है, जितना भी एसिड होता है ना वो ब्लू लिटमस पेपर को उसका कलर बदलकर रेड बना देता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हम लोग को देखने को मिलेगा। एसिडिक सॉल्ट का बहुत सारा एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर दिया गया है, 2-3 आप याद रखिएगा। सबसे पहला है एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिसको हम लोग AlCl3 से डिनोट करते हैं। ये जो है एक एसिडिक सॉल्ट है और ये इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि HCl है और एक वीक बेस जो कि AlOH3 है। इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन हुआ तब इस सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। और क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज हुआ है ना, इसीलिए ये जो सॉल्ट बना ये भी एसिडिक सॉल्ट होगा। इसके अलावा और भी एसिडिक सॉल्ट्स के एग्जाम्पल है NH4NO3, ZnSO4, CuCl2, ये सब कुछ नाम है जो कि आपको याद रखने हैं। अभी हम लोग देखे थे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है, यहाँ पर एग्जाम्पल्स में हम लोग देखे थे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ना वो एक एसिडिक सॉल्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे बाकी का एसिड बिहेव करता है उसी तरह ये भी बिहेव करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पेट्री डिश में एल्यूमिनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लेंगे और उसमें ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे। और ये जो ब्लू लिटमस है ना, जैसे इसमें हम लोग डालेंगे उसका कलर बदल कर रेड हो जाएगा, जैसा कि बाकी एसिड भी करता है। एसिड का प्रॉपर्टी ही होता है कि वो ब्लू लिटमस को उसका रंग बदल कर रेड कर देता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है ना वो एसिडिक है, मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो एक एसिडिक सॉल्ट है। अब चलिए सॉल्ट के तीसरे और सबसे अंतिम कैटेगरी की बात करते हैं, जो कि है बेसिक सॉल्ट। मतलब इसमें बेसिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा। तो इस सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा, हम लोग जानते हैं कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। और ये बेसिक सॉल्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बेस है ना ये स्ट्रॉन्ग रहा होगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये जो एसिड है ना ये वीक रहा होगा, कमज़ोर रहा होगा। तो जो स्ट्रॉन्ग है उसी का इफेक्ट तो यहाँ पर हम लोग को सॉल्ट पर देखने को मिलेगा ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऐसा सॉल्ट जो कि एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है ना, उसी सॉल्ट को हम लोग बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। इसका डेफिनेशन में भी लिखा है, सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर बेसिक सॉल्ट। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, आपको याद रखना है, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी के जैसा सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन हो गया, आपको याद रखना है। उसके बाद बोला है सॉल्यूशन ऑफ ए बेसिक सॉल्ट इन वाटर इज बेसिक। सिंपल सी बात है, वाटर में हम लोग जिसको मिला देते हैं ना वाटर उसी जैसा बन जाता है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला तो लगे उस जैसा। तो यहाँ पर हम लोग एसिडिक मिलाए थे तो एसिड जैसा बन गया था। अभी हम लोग बेसिक मिलाए तो ये जो वाटर है ये भी बेसिक बन जाएगा। इट चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। और बेसिक का प्रॉपर्टी क्या होता है, जितना भी सब्सटेंस बेसिक होता है ना वो रेड लिटमस को क्या बना देता है, ब्लू बना देता है। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारा बेसिक सॉल्ट का एग्जाम्पल्स दिया गया है, जैसे कि पहला है सोडियम एसीटेट, जिसको हम लोग CH3COONA से डिनोट करते हैं। ये जो है एक बेसिक सॉल्ट है और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन वीक एसिड जो कि CH3COOH है और एक स्ट्रॉन्ग बेस जो कि NaOH है। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ ना उसके बाद ये सॉल्ट बना जो कि एक बेसिक सॉल्ट है। उसके अलावा और भी बेसिक सॉल्ट्स के यहाँ पर फॉर्मूला आपको दिए गए हैं जिसको आपको याद रखना है, ताकि एग्जाम में अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप आसानी से उसको लिख पाएँ। अब चलिए सबसे अंतिम का एक्टिविटी को कर लेते हैं। इसमें सोडियम एसीटेट का बात किया जा रहा है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़े, और ये एक बेसिक सॉल्ट है। तो हम लोग को चेक करना है कि सच में सोडियम एसीटेट जो है वो बेसिक सॉल्ट है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पेट्री डिश लेंगे और सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन इसमें डालेंगे। हम लोग को पता है कि जो भी सब्सटेंस, जो भी सॉल्यूशन बेसिक होता है ना, वो रेड लिटमस को ब्लू बना देता है। तो वही चीज़ यहाँ पर अगर हो गया तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये बेसिक है। तो सिंपली हम लोग इसमें रेड लिटमस डालेंगे और उसका कलर हम लोग देखेंगे कि ब्लू हो गया। इससे ये प्रूव हो जाता है कि सोडियम एसीटेट जो है एक बेसिक सॉल्ट है। तो फाइनली हमने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से सभी आंसर्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। और जैसे पूरे क्लास में हम लिटमस पेपर का कलर चेंज कर रहे थे, वैसे ही आप सब्सक्राइब बटन का कलर चेंज कीजिए, इसको प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताइए। अब तक आपके साइंस के बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करवा दिया है। उनके वीडियोस को देखने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए और इसके बाद वाले क्लास का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।